नमस्कार दोस्तों, एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। जो हमने पहले छोड़ दिया था, उसके बीच में क्लास 12 का एक टॉपिक उठा लिया था और इसको पहले टॉपिक को फिर से देखते हैं। इसमें हमने थ्योरी पढ़ाई दी गई थी, बस केवल सवाल लगाने बाकी थे। तो कुछ कठिन सवाल देख लेते हैं, इसके बाद बोर्ड लेवल के सवाल भी देखे जाएंगे, एनसीईआरटी लेवल के सवाल भी देखे जाएंगे। अभी कुछ कठिन लेवल के सवाल पहले देख लेते हैं। एक इंग्लिश में सवाल है, इफ़ द प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ टाइम एंड मास दिया गया है। लेंथ टाइम और मास, जिसकी आपको पता है कि क्या होता है। लेंथ को आप मीटर में नापते हैं, टाइम को आप सेकंड में नापते हैं और मास को आप किलोग्राम में नापते हैं। मगर कह रहा है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, माने इनके यूनिट्स को चेंज कर दिया जाए और चेंज करके बना दिया जाए। यहाँ पर बना दिया जाए 1 मीटर 1 सेकंड और 1 किलोग्राम को बना दिया जाए 100 मीटर, 1 सेकंड को बदल दिया जाए 100 सेकंड में और 1 किलोग्राम को बदल दिया जाए 1/10 किलोग्राम में। तो अब आप बताइए कि अब इन नए यूनिट में, इन नए यूनिट सिस्टम में फोर्स या एफ का मात्रक, या कहते हैं बल का मात्रक क्या होगा। बल का मात्रक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको बस केवल एफ का विमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स आपको पता होना चाहिए। हर बार लिखाया जाता है MLT-2। बस m का यहाँ पर, चूँकि मतलब शुरुआत में हमने मास को कितना लिया 1 kg, आप m1 ले सकते हैं। लंबाई को कितना लिया हमने, क्या कहते हैं 1 मीटर 1 मीटर। फिर समय को कितना लिया, समय को लिया गया था 1 सेकंड। बाद में m2 कितना हो गया 1/10 kg। बाद में L2 कितना हो गया पूरा 100 मीटर 100 मीटर्स। और समय जो हो गया T2 वो हो गया 100 सेकंड। अब ये कन्वर्जन हो गया है। पहले इसकी एक तो हम यहाँ पे देखते हैं कि n बराबर 1, n1 बराबर 1, माने 1 न्यूटन जितने फोर्स को F1 बराबर 1 न्यूटन जितने फोर्स को इस यूनिट में कन्वर्ट करने पर F2 की वैल्यू कितनी आएगी। हमें पास यही सवाल है। मेन बात यहाँ पे N2 पता करना है और ये तो सब दिए ही हैं। तो यहाँ पर हम इस सवाल को पूरा सॉल्व करते हैं सही से और देखते हैं, इस सवाल को पूरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा कि भाई जो मतलब राशि का परिमाण तो उतना ही है, क्वांटिटी उतनी ही है। तो F1 बराबर F2 लिख सकते हैं, या फिर N1 U1 बराबर N2 U2 लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे N2 ज्ञात करना है, तो N2 बराबर N1 U1 अपॉन U2 कर लीजिए, माने N1 बराबर 1 रखिए। U1 में इन सब की वैल्यू डालिए, या पहले V में सूत्र लिख लीजिए ऐसे, MLT-2, यहाँ पे 1 1 1 और नीचे भी M2 L2 T2 -2। अभी इसमें सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर पाएंगे 1 kg अपॉन M2 की वैल्यू 1/10 kg। फिर L2 लंबाई में लिखिए 1 मीटर अपॉन 100 मीटर। इसमें देखिए ये क्या मात्रक हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। फिर इसके बाद समय जो है 1 सेकेंड, देन आफ्टर 100 सेकेंड्स। सवाल काफ़ी इजी सा है, आप देखेंगे ये पलट जाएगा, ऊपर 10 जाएगा, ये वैसे ही रहेगा 1/10, ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पे -2 की क्या होगी, घात भी चढ़ेगी। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। अगर आपने घात पर नहीं ध्यान दिया तो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं बच्चे लोग। तो यहाँ पर आ गया 10 गुणे, और यहाँ पर आप देखिए ये पलटेगा भी क्योंकि माइनस लगा है, प्लस इसका स्क्वायर भी होगा। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होता है। इसको हम 2 बार 100 लिख लेते हैं, 1 से कटेगा तो आप समझ सकते हैं कि 1000। N2 बराबर 1000, इसका मतलब F2 बराबर 1000 न्यूटन, 1000 ये वाली मात्रा, मतलब F2 बराबर, यहाँ पर N2 कितना ही ले लीजिए। सवाल में जो आखिर में दिया गया है, देन नाउ व्हाट आर द न्यू यूनिट्स ऑफ क्या कहते हैं
फोर्स चेंज। अगर F1 बराबर, इसमें कह सकते हैं कि F1 बराबर 1 न्यूटन है तो F2 बराबर यहाँ पर 100 आ जाएगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो क्या कहते हैं नए मात्रक होगा, यहाँ पर न्यूटन को पहला न्यूटन, इसको न्यूटन डैश मान लीजिए, मतलब न्यूटन का मात्रक थोड़ा सा बदल लिया गया है। तो ये बदले हुए नए बल के मात्रक में जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं 1000 होंगी, मगर ये मात्रक इस मात्रक से ही छोटा होगा। ये मात्रक इस मात्रक से ही 1000 गुना छोटा होगा, क्योंकि देख रहे होंगे कि यहाँ पर लंबाई 100 गुना बढ़ गई, समय 100 गुना बढ़ गया, दूरी वो क्या देख सकते हैं कि 10 गुना घट गया। तो यहाँ पर आप ये सब से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये नया बल का मात्रक आएगा वो स्वतः ही पुराने वाले बल के मात्रक से 1000 गुना कम होकर आया है। इसीलिए उसको आपस में बराबर रखने के लिए यहाँ पे 1000 की संख्या से गुणा करके इसमें 1000 का, क्योंकि 1000 इससे कम है, इसमें मेन बात ये एन डैश जो है ना, नया वाला एन डैश जो है वो पुराने वाले न्यूटन के मात्रक से 1000 गुना छोटा है, न्यूटन वाले मात्रक से 1000 गुना छोटा है। तो एन डैश जब 1000 गुना छोटा है तो F2 वाली राशि उतनी ही बनी रहे, इसके लिए यहाँ पर जो मतलब संख्याओं का गुणा किया गया है, यहाँ पर 1 का किया गया है तो यहाँ पर 1000 का किया गया, ताकि 1000 से मल्टीप्लाई हो तो पूरा उतना ही आ जाए। तो आप देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ही हल्का सा चेंज है इसमें, मतलब ऐसा ही सवाल नहीं है, मगर यह है कि कुछ ऐसा सवाल है जो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है, यही सवाल है, सेम सवाल है, इसको थोड़ा जल्दी हल कर देंगे। सवाल लगभग एक जैसा ही है, इसके जैसा ही है। कह रहा है इफ़ वी सपोज दैट वी एम्प्लॉय सिस्टम इन विच यूनिट्स ऑफ मास इक्वल, इसमें फिर मास यहाँ पर देखिए, मास, लेंथ, टाइम, भाई इसको सेकंड में 1 मीटर 1 kg फिर से चेंज किया गया है। कह रहा है कि अगर हम द्रव्यमान को 100 kg में नापें, सवाल का जो कहने का सेंस है मैं उसको बताता हूँ, और दूरी को 1 किलोमीटर में नापें, 1 किलोमीटर में नापें, आप समझ सकते हैं 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर में नापें, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। और समय को कह रहा है सेकंड में नापें, 100 सेकंड में नापें, 1 सेकंड की जगह 100 सेकंड रख दिया जाए, या ऐसे कर लिया जाए, कन्वर्जन कर लिया जाए, और तब कार्य का जो मात्रक है, कार्य का मात्रक वो कभी जूल होता है, वो बदल जाएगा इसमें इलुज में। अब देखिए, आप अगर देखें तो केवल उसका व्युत्क्रम लिखा है, EL, मतलब स्पेलिंग को पलट दिया गया है बस। सवाल बहुत ही अच्छा लग रहा होगा देखने में। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। शायद रिलेशन को हम लोग R से डिनोट करते हैं गणित में, सॉरी, बस इन दोनों में रिलेशन क्या है देखते हैं। मतलब पहले जैसा सवाल है, बेहतरीन सवाल देख लेते हैं। कक्षा 11 का टॉपिक है, आप इसको आराम समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे वही है कि ये राशि देखिए, जूल का मतलब हुआ 1 जूल, है कि नहीं, 1 जूल हुआ, और यहाँ पर 1 जूल है वो इसमें कन्वर्ट हो गया है। देखिए सवाल को फिर से देख लीजिए। रिटन इन देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे देखिए ये कहना चाहता है कि जो 1 जूल है, 1 जूल में हम हमेशा जो मतलब इसकी इन दोनों की विमाएँ वही होंगी, mL2T-2, क्योंकि कार्य है, विमाएँ वही होंगी। यहाँ पर ये किलोग्राम में था, 1 किलोग्राम, ये 1 मीटर, और ये 1 सेकंड के रूप में नापा गया है, तब जाके ये 1 जूल आया है। मतलब 1 किलोग्राम, 1 मीटर और 1 सेकंड में नापेंगे कोई राशि, तो मतलब नापेंगे कार्य के मात्रक को, तो वो कार्य का मात्रक 1 जूल आएगा। मगर इसको इन तीनों को इस हिसाब से चेंज कर दिया जाए तो जो नया मतलब इसकी वैल्यू रह जाती है, जूल की जितनी वैल्यू रह जाती है, मान लीजिए N2 जूल हो जाते हैं, N2 जूल हो जाते हैं, तो उसी को पलट करके ये लिख दिया गया है। तो यहाँ पे इलुज बराबर क्या होगा, एक तरीके से N2 जूल कह सकते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर फिर से वही पहले की तरह होगा, N1 U1
बराबर N2U2, ये यहाँ पे ई लूज के लिए है और यहाँ पे जूल के लिए है। यहाँ पे N1 की वैल्यू 1, यहाँ पे U1 में आप इनकी वैल्यू डाल दीजिए, या ऐसे कर लीजिए M1 mL2T-2, यहाँ पे 1 कर लीजिए, बराबर M2L2 T-2 यहाँ पर, और ये N2 की वैल्यू हमें पता करनी है, ये नंबर कि कितने नंबर से यहाँ पे गुणा किया जाए। तो N2 बराबर आप पाएंगे, ओ सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई क्या, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर M1 L1 और M1 अपॉन M2, शायद पिछले सवाल में कुछ हल्की सी गड़बड़ हो गई है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जल्दबाजी में हो जाता है, मगर आप कृपया करके सवाल का मेन सेंस समझा करिए, सवाल का मेन सेंस समझा करिए कि यहाँ पर जैसे पिछले सवाल में शायद मैंने इसको नीचे कर दिया था, या याद नहीं आ रहा है, मगर हाँ इसको अगर नीचे करना होता है क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, इतना तो गणित आपको आते ही है, तो इस गणित पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए केवल सवाल के मेन मेथड पर ध्यान देंगे। यहाँ पर 1 लिख लीजिए N1 के लिए, तो यहाँ पर आप डालेंगे वैल्यूज़, यहाँ पर ये 1 kg, यहाँ पर आप M2 बराबर आप देख रहे हैं कि 100 kg में नापा गया है, यानी द्रव्यमान 100 गुना बढ़ गया है। तब L1 जो है वो 1000 गुना बढ़ गया है, बाई 1 मीटर अपॉन 1000 मीटर घाते 2। फिर समय जो है 1 सेकंड से 100 सेकंड बढ़ गया है, तो यहाँ पे 1 सेकंड भागे 100 सेकंड की घाते -2। अब देखिए आप हल करेंगे 1/100, आप इसको हल करेंगे 1/1000 इंटू 1/1000, क्योंकि स्क्वायर किया गया से 2 बार लिख दिया गया है, और यहाँ पर ये पलट जाएगा और साथ ही स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर होगा मतलब ये। अब देखिए ये 100 है, ये 100 है, कैंसिल हो गया, और इसमें से 00, इसमें से 00 हटा देते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये पूरी राशि बचेगी, और इसमें से 00 कट चुके होंगे उधर से, तो ये 1/10,000 बचेगा। तो ये N2 बराबर इतना, या लिख सकते हैं कि पलट करके लिखिए N2 बराबर 1/10⁵, या ओ सॉरी 4 है, N2 बराबर 10 के घाते -4। अब देखिए अगर कैलकुलेशन पूरा सही है, कहीं गलती नहीं हुई है, तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा जूल और इलूज के बीच में वो यही होगा कि आंसर आएगा, अरे इसको ऐसे लिखना चाहिए, जूल बराबर 10 के घाते -4 जूल। बस मतलब अब यहाँ पे आप समझ रहेंगे इलूज क्या है। इलूज जो है, एक यूनिट जो है वो जूल का 10 के घाते -4 गुना है, माने 1 जूल की जितनी वैल्यू होती है उसके 10,000 भाग करेंगे तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा 1 इलूज के बराबर है। सवाल छोटा सा है, नोट कर लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। एक नेक्स्ट सवाल फिर से देखते हैं। सवाल बहुत अच्छा है ये सवाल, आपको मतलब समझ लीजिए, ये सवाल मुझे लगता है मुझे बाद में कराना चाहिए, ठीक है, मैं इसको बाद में के लिए रख लेता हूँ। ये सवाल मैं बाद में कराऊंगा, कौन से पार्ट में, ऋजुरेखी पथ पर गति, इसे आप 1D मोशन भी कहते हैं कुछ लोग, इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा होगा विमाओं की दृष्टि से और उस मतलब क्या कहते हैं उस पार्ट की दृष्टि से। अगर वो पार्ट आपको पढ़ा दिया जाएगा तो ये सवाल बहुत बेहतरीन लगेगा। अब देखिए 3 सवाल हैं, तीनों थोड़ा सा बड़े हैं मगर बहुत अच्छे हैं। सवाल की नंबरिंग पर ध्यान नहीं देते हुए सवाल को उसका हल करते हैं। अब देखिए ये सूत्र, ये मतलब आपके मतलब दिमाग की परे है, ये ऐसा सूत्र मिलेगा आपको यहाँ पर जो आपने अब तक ना पढ़ा होगा और जल्दी से पढ़ेंगे भी नहीं। कह रहा है इफ द टाइम पीरियड टी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन। टाइम पीरियड टी है वो निर्भर कर रहा है, बस केवल इतना समझिए किस चीज़ का है किस चीज़ का नहीं है, वो सब बात की बातें हैं। ऑन द सरफेस टेंशन, एस माने यहाँ पे सरफेस टेंशन बोल रहा है, पूरा लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन, इसकी पूरी बीमा बताई गई थी अच्छे से, mt-2। और रेडियस है, कॉमा लगा के मैं रेडियस लिखे देता हूँ। रेडियस आप समझते ही हैं, त्रिज्या यानी कि दूरी, यानी कि आप समझ सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ द ड्रॉप एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी। तो अब देखिए कि यहाँ पे T प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन है, या कह सकते हैं सरफेस टेंशन इनटू ये हाँ देखिए कह रहा है कि अब यहाँ पर लास्ट सवाल क्या दिया है,
टी के लिए एक्सप्रेशन पता करना है, टी के लिए एक्सप्रेशन पता करना है। टी के लिए एक्सप्रेशन कैसे पता करेंगे भाई, टी का सूत्र क्या बनेगा, टी बराबर यहाँ पर टी का एस आर और रो की दृष्टि से, इसको डेंसिटी को हमेशा रो से ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं, इस दृष्टि से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनके ऊपर घाते क्या चढ़े रहेंगे, हमें यही पता करना है। तो यहाँ पे कितने अंक आएगा वो तो नहीं पता कर सकते हैं, विमाओं की भाई त्रुटि होती है। तो चलिए देखते हैं, इसको सवाल को लगा के देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि टी प्रोपोर्शनल टू एस की पावर ए, टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर बी और टी प्रोपोर्शनल टू रो की पावर सी, या टी प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, ये हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए लिख सकते हैं दोनों पक्षों की विमाओं से हल करने पर, यहाँ देखिए एल एच एस की विमा बराबर आर एच एस की विमा, टी की विमा क्या होगी m0 L0 T1, कारण क्या है इधर m आएंगे मगर इधर L नहीं आया है, विमा क्या होगी बराबर होंगी, इसलिए बराबर का चिन्ह लगा दे रहा हूँ। S की विमा क्या होती है mt-2, उस पर घात कितनी चढ़ेगी a, रेडियस की विमा केवल दूरी है तो L, घातें कितनी चढ़ेंगी b, और यहाँ पे डेंसिटी यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन यानी कि m, आप इसी तरह याद रखा करिए द्रव्यमान बटे आयतन करके सूत्र लगा करके, सूत्र आपको तुरंत ध्यान में आता ही है। तो इस तरह ml-3 की होल पावर c, इसको एक साथ कर लेते हैं सबको, m को एक साथ कर लेते हैं, m के हो जाएगा a माइनस a प्लस सी, फिर l का क्या हो जाएगा b-3c, और t का कितना हो जाएगा -2a बस, आप देख रहे होंगे t और कहीं नहीं आया है। तो यहाँ पर m0 L0 T1 दोनों पक्षों में क्या कहते हैं तुलना करने पर, आप इसको देख लीजिएगा, तुलना करने पर आएगा, एक इक्वेशन बनेगी a प्लस सी इक्वल्स टू 0, सॉरी पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बनेगी b-3c इक्वल्स टू 0, और तीसरी इक्वेशन बनेगी 1 इक्वल टू -2a या a इक्वल्स टू -1/2। भाई देखिए इससे आप तुरंत मालूम कर सकते हैं, ये तीसरी इक्वेशन थी। अब इसकी वैल्यू असल अलग अलग उसमें पुट करने पर मालूम पड़ जाएगा, a प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो c बराबर -a या c बराबर +1/2, तो ये c वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद c की वैल्यू निकल के आ गई तो आप b की वैल्यू पता कर सकते हैं। यहाँ पर इसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन से b-3c इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 3c, b इक्वल्स टू 3 ऑफ 1/2, तो b इक्वल्स टू 3/2, तीनों वैल्यूज निकल के आ गई। आप बस इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो t प्रोपोर्शनल टू s की पावर, देख लीजिए उसी को केवल रखा जा रहा है, ए बी सी की वैल्यू डाली जाएंगी तो t प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन की पावर हो जाएगी -1/2, r की पावर हो जाएगी 3/2, या डेंसिटी की पावर हो जाएगी 1/2। ये देखिए इस तरह हो जाएगा। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में आएगा सब कुछ, r³ रो अपॉन s। अब देखिए ये आएगा तो ऐसे ही, अगर कुछ भी कैलकुलेशन की छोटी मोटी मिस्टेक ना की गई हो तो सवाल बेहतरीन है, इतना ही आएगा। आप इसको देख लीजिए। इसी तरह के 2 सवाल और हैं, मुझे लगता है इसको होमवर्क में दे देना चाहिए, तो चलिए मैं इसको होमवर्क में दे देता हूँ। आप इनको ट्राई करिएगा, जो जब ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नहीं आया, अगले लेक्चर में इसको देख लिया जाएगा, इन क्वेश्चंस को देख लिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। चलिए देख लेते। कह रहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएशन प्रेशर। अब ये देखिए रेडिएशन प्रेशर दे रहा है, रेडिएशन प्रेशर। अब आप सोच रहे होंगे कि रेडिएशन प्रेशर है तो क्या कोई नई चीज़ आ गई, ये वही चीज़ है, इसमें आप इसको ध्यान मत दीजिए, केवल इस पर ध्यान दीजिए। ये प्रेशर ही है, वही प्रेशर, ये वाला P बराबर F अपॉन ए वाला, और उसमें और कोई ध्यान मत दीजिए। P इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और C जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट। भाई वही स्पीड ऑफ लाइट जो आप जानते हैं, हमेशा पढ़ते आए हैं, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Q जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन
एनर्जी, वैसे ये सवाल यहाँ पर लगाना चाहिए था, स्ट्राइकिंग का यूनिट एरिया। अब देखिए यूनिट एरिया लगा दिया ना, तो इसको इसीलिए कह रहा था, इस सवाल मुझे लगाना चाहिए था। यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया, अरे पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। इसमें आप ये कर लीजिएगा कि इसकी क्यों के लिए बीमा जो रखिएगा mL2t-2 कार्य की बीमा भागे एरिया और सेकंड की बीमा। एरिया की बीमा मतलब L2 कर लीजिएगा और समय की बीमा L कर लीजिएगा। इसमें मतलब एनर्जी में एरिया और समय का क्या है, भाग है। ये मेन बात ऐसा है, तो क्यों के लिए ऐसा कुछ बीमा ये बन के आएगी। इसको आप सॉल्व करके जो आएगा क्योंकि वो बीमा बनेगी। और इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अगर इनके ऊपर घातें चढ़ाई जाएं x, y और z, और कुछ इस तरह चढ़ा दी जाए कि p की पावर x और q की पावर y, c की पावर z, तो इसकी कोई बीमा ही नहीं बनती है। ये डायमेंशन लेस हो जाता है, बीमाहीन हो जाता है, डायमेंशन लेस हो जाता है। तो अब बताइए कि x, y, z की वैल्यूज़ क्या होंगी। एक सवाल ये है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल लिखे देता हूँ, इसको आप होमवर्क में करिएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर यहाँ पे कह रहा है कि जैसे हमने हमेशा से ही, दूसरा सवाल एक बेहतरीन सवाल, हमेशा से ही मास को और लेंथ को, टाइम को, मैकेनिक्स में तो इन्हीं तीनों को क्या लिया है, मूल राशियों के रूप में लिया है। मूल राशियों के रूप में इन्हीं तीनों को लिया है, मगर इनको ना लेकर के आप क्या करें कि वेलोसिटी, फोर्स और एनर्जी को क्या ले लिया जाए, फंडामेंटल या मूल राशियां ले ली जाए। फंडामेंटल क्या कहते हैं, यूनिट्स के रूप में ले लिया जाए। तो अब बताइए, जब इनको फंडामेंटल राशि बना जाएगा, इसको मतलब नहीं बनाया जाएगा, तब मास का क्या कहते हैं, द्रव्यमान का नया फार्मूला क्या बनने वाला है, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, मतलब जैसे जो हमेशा से ही आप मास के लिए क्या लिखते हैं, एक ही डायमेंशनल फार्मूला रखते हैं बस, केवल इतना, मगर अब ये इतना नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट नहीं रह पाएगी, मूल मात्रा की नहीं रह पाएगा, इसलिए इसको नहीं रखा जाएगा। मास, लेंथ, टाइम। आप इसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आप यहाँ पर बीमा वही बराबर रहेंगी। मास की जो बीमा होगी वो उसके शुरुआत में m0, L0, T0 थी, सॉरी यहाँ पर ये रख लीजिए। और इधर क्या होगा कि वेलोसिटी की जो बीमा होगी उस पर a चढ़ाइए, और फोर्स की जो बीमा होगी उस पर b चढ़ाइए, और एनर्जी की जो बीमा होगी उस पर c चढ़ाइए। इन तीनों की बीमा रखिए, कुछ पिछले सवालों की तरह सॉल्व करिए, तीन इक्वेशन बनेंगी, हल करिए, ABC की वैल्यू डालिए, और तो फिर m की जो बीमा होगी वो ये आ जाएगी। भाई अब यहाँ पर ये बीमा नहीं रहेगी, ये मतलब m की बीमा नहीं रहेगी, नई बीमा कुछ इसमें इस पदों में आएगी, क्योंकि अब यही नए मात्रक बन जाएगी। दोनों सवाल दिमाग को खोलने वाले हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।